हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th में सोशल साइंस में हमने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर भारत में इस्लाम के आगमन के बारे में पढ़ाया था। भारत में इस्लाम का आगमन अरबों के आक्रमण और तुर्कों के आक्रमण के साथ हुआ। तुर्क आक्रमण में इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और उसके पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज स्थापित हो गया। ये तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और ये लगभग 320 साल तक इन्होंने शासन किया। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई तो उस समय पूरा उत्तर भारत उसके अधीन आ गया था। उसने भारत में शासन को चलाने के लिए अपने गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में से एक योगी गुलाम अधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने गौरी की मृत्यु के बाद भारत में अपने को तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया और अब ये तुर्क सल्तनत कहलाने लगा। उस समय पर गुलाम रखने की प्रथा हुआ करती थी। तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता था और इसीलिए गुलाम कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में आने पर ये होनहार और योग्य गुलाम ऊंचे और जिम्मेदारी का पद पाते थे। सुल्तान मोहम्मद गोरी की सेवा में भी ऐसे ही कई गुलाम थे और जो कि भारत में उसका राज्य चलाते थे। उस समय में सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जातीय शिष्टता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की होड़ लगी रहती थी और ये लोग सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। अतः सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपायों में बीतता था। सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे और बाहरी देशों से आए हुए थे, इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों को खुश करने के साथ साथ ही इन्हें हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहना पड़ता था। क्योंकि सल्तनत में हमेशा ही विद्रोहों का भय बना रहता था। तुर्क शासकों में सबसे पहले मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका चित्र आपको आपकी बुक में सामने दिखाई दे रहा है। ये मोहम्मद गोरी का बहुत ही योग्य गुलाम था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और अपनी उदारता के कारण ही इसे लाख बख्श कहा जाता था। भारत में इसका अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी और उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, जिसका कि चित्र आपके सामने है, कुतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नए राज्य की नींव अवश्य डाली, परंतु उस राज्य की नींव को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया और 4 वर्ष पश्चात ही 1210 में घोड़े से गिरकर पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात 1210 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया और उसे ही उत्तर भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई और तभी से ये दिल्ली सल्तनत कहलाने लगा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन अर्थात तुर्कान-ए-चहलगानी का निर्माण किया। इल्तुतमिश के काल में उसकी शासन व्यवस्था, जो उसने शासन का विभाजन किया, वो बहुत ही सुव्यवस्थित था और ये उसका प्रसिद्ध हुआ, जिसका कि चित्र सामने आपको पुस्तक पर दिखाया जा रहा है। इसके प्रशासन में उसने अपने शासन का विभाजन कई स्तरों पर किया। सबसे पहले स्तर पर केंद्रीय शासन, जो कि कई इक्तों और प्रांतों को मिला के बनता था और उसका प्रमुख सुल्तान होता था। केंद्रीय शासन को प्रांतों या इक्तों में विभाजित किया जाता था, जो कि कई परगनों को मिलाकर बनता था और उसका प्रमुख इक्तदार होता था।
एकता या प्रांतों से छोटी इकाई परगना होती थी, जो कि कई गांवों को मिलाकर बनती थी और इसका प्रमुख परगना अधिकारी होता था। परगना से छोटी इकाई, जो कि शासन की सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम होती थी और इसका प्रमुख मुखिया, पटवारी या चौकीदार होता था। इस प्रकार आपने देखा कि शासन को कई स्तरों में अच्छे ढंग विभाजित करके अच्छे ढंग से चलाया जाता था, जिसमें सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम मिलाकर परगना, परगनों से प्रांत और उसके बाद आपका केंद्र आता है। इसी प्रकार की शासन व्यवस्था हम लोग अपने यहाँ आज भी देखते हैं। हमारे यहाँ भी शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती है और बड़ी इकाई केंद्र शासन। इसकी शासन व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी हम लोग कल के अपने अगले लेसन में करेंगे। आज के लिए आप लोग इतना ही पढ़िएगा।